साल में अलग अलग फंड हाउस ने 8 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किए। क्यों? वजह है हम सब यानी निवेशक जिन्हें रिटर्न के पीछे भागने में बड़ा मजा आता है। पिछले साल जहां बाकी देशों के शेयर बाजार गिरे पड़े थे, उस हिसाब से हमारे शेयर बाजार ने ठीक किया। गोल्ड का रिटर्न भी 10% से अधिक था। डेट निवेश ने भी निराश नहीं किया और इस तरह की वजहों से जिन फंड का इन तीनों एसेट क्लास में निवेश था, उनमें 20% तक का रिटर्न फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो फंड हाउसेस को यहाँ मौका दिखा, क्योंकि उनको पता है कि बढ़िया पास रिटर्न दिखाने से निवेशक खींचा चला आएगा। लेकिन क्या हमको या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड कैटेगरी के तहत आता है। इसके लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कहा कि इस तरह की स्कीम में फंड हाउस को कम से कम 3 तरह के एसेट क्लास में निवेश करना होगा। एसेट क्लास क्या होता है? अलग अलग तरह के निवेश के विकल्प, जैसे इक्विटी, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। और तीनों एसेट क्लास में कम से कम 10-10% निवेश करना ही होगा। जैसे एक फंड हाउस ने तय किया कि वो 3 एसेट क्लास इक्विटी, डेट और गोल्ड में निवेश करेगा। मान लीजिए कि उस फंड का AUM 100 रुपये है, तो उसे कम से कम 10 रुपये इक्विटी, 10 डेट और 10 सोने में निवेश करना ही होगा। बाकी 70 रुपये पर वो अपनी मर्जी से कॉल ले सकता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के फायदे क्या बताए जाते हैं, कहीं भी पढ़ लीजिए या सुन लीजिए, यही 2-3 बातें कही जाती है। इसमें निवेश करने से आपको अलग अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर मिलता है, तो आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन। और क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास का अलग अलग साइकिल होता है, तो रिस्क कम होता है और रिटर्न बढ़ने के चांस होते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया शब्द है डाइवर्सिफिकेशन। कुछ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चेक कर लेते हैं कि क्या वो वाकई डाइवर्सिफाइड है या नहीं। फंड हाउस की वेबसाइट पर जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, हमने वहाँ से ये नंबर्स लिए हैं। सबसे पहले एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी में 76%, गोल्ड में 13%, डेट में 10%। अब देखिए HDFC मल्टी एसेट फंड को, यहाँ इक्विटी में करीब 66%, डेट में 14.5%, गोल्ड में 12.73% और यहाँ चौथा एसेट क्लास भी है रिट एंड इनविट के तौर पर, वहाँ 3% से थोड़ा अधिक। ICICI प्रू मल्टी एसेट में इक्विटी 65% से अधिक, गोल्ड 11 से 12%, डेट में करीब 30.5%। टाटा मल्टी एसेट में इक्विटी 66%, कमोडिटीज़ में करीब 18.5%, डेट में 9.5% के आसपास। आपको इन नंबर से समझ में आ रहा होगा कि इन सब में इक्विटी का एक्सपोजर सबसे अधिक है। एक फंड मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड में थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच दिखा, जहां इक्विटी में एक्सपोजर 43% है, डेट करीब 30%, ETF 13.5%। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में भी काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, लेकिन अधिकतर में इक्विटी के अलावा जो एसेट क्लास है उसमें बेसिक लिमिट यानी 10% के आसपास का एलोकेशन और इक्विटी में सबसे अधिक एक्सपोजर। ये सारे पोर्टफोलियो देखकर मेरे दिमाग में 3 बातें आईं। पहली बात, आपको शायद याद होगा कि अभी जो फ्लेक्सी कैप है जो कैटेगरी, वो पहले मल्टी कैप कही जाती थी। वहाँ लेकिन फंड हाउस क्या करते थे कि लार्ज कैप का एलोकेशन सबसे अधिक रखते थे, 60-70% तक, और स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी कम। तो सेबी को लगा कि ये तो गलत है, ये सही मायने में मल्टी कैप नहीं है। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि कम से कम 25% सारे कैप यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होना ज़रूरी है। इंडस्ट्री में इस बात से भगदड़ मच गई। फिर सेबी ने कहा कि मल्टी को फ्लेक्सी बनाने का चॉइस आपके सामने है, लेकिन अगर मल्टी कैप में ही रहना है तो 25% का नियम मानना होगा, और इस तरह से सही मायने में मल्टी कैप की शुरुआत हुई। सो आई वॉज थिंकिंग कि सेबी को मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में ऐसा क्यों नहीं लगता कि अगर फंड में 60, 65 या 70% इक्विटी एक्सपोजर है, तो ये सही मायने में मल्टी एसेट कैसे हो सकता है। यहाँ से भी क्यों नहीं 25% का नियम लगाती है कि किसी एसेट क्लास का 25% से कम एक्सपोजर है तो क्या वो वाकई में डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। दूसरी बात, आप एक निवेशक के तौर पर क्यों नहीं खुद से ये तय कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड एक्सेट्रा का एक्सपोजर कितना होगा। इज इट दैट डिफिकल्ट फॉर यू? कितना मुश्किल है आपके लिए ये तय करना कि मुझे 50% या 60% या 70% या 100% इक्विटी में रहना है, बाकी का डेट में और गोल्ड में या फिर रियल एस्टेट में, जहां भी आपको लगे ये ठीक है। और अगर एक फंड में एक से अधिक एसेट क्लास का एक्सपोजर चाहिए आपको, तो अग्रेसिव हाइब्रिड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड ले, जहां इक्विटी और डेट में एटलीस्ट मीनिंगफुल एलोकेशन होता है।
और इसलिए तीसरी बात कि निवेश करें कि नहीं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, मुझे लगता है कि निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, नए नए निवेशक हैं, तो शायद इसे पहले निवेश के तौर पर देख सकते हैं। मान लीजिए कि 4,000 की SIP करनी है, तो अगर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से शुरू करेंगे तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का आपको अनुभव ज़रूर मिलेगा। लेकिन फंड चुनते वक्त प्लीज़ एक बार पोर्टफोलियो खोलकर चेक करें कि उनका एलोकेशन आपकी ज़रूरत से मैच करता है या नहीं। हो सकता है कि आप बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाह रहे थे और निवेश कर दिया एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, जहां पे इक्विटी का एक्सपोजर 70% से अधिक है, तो फिर कर लो बात। याद रखिए कि अगर आप मैच्योर निवेशक हैं और अभी आपके पोर्टफोलियो में अगर पहले से ही 4 से 6 इक्विटी फंड हैं, आप ज़रूरत के मुताबिक डेट और गोल्ड में अलग से निवेश कर रहे हैं, तो आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की ज़रूरत नहीं है। अगर डेट और गोल्ड या किसी और एसेट क्लास में निवेश नहीं भी है अभी, तो अलग से उनके फंड ले सकते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन आपके लिए मुझे लगता है कि नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पर आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है हमेशा। आप हमें अपना फीडबैक भी मेल भी कर सकते हैं ask@bewealthy.co.in पर। अगर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।